जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण के अंतर्गत प्रोटीन और वसा को। ये पोषण का तीसरा लेक्चर है जिसके अंतर्गत मानव पोषण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन और वसा। इसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट लेक्चर नंबर 2 पोषण के अंतर्गत जो लेक्चर नंबर 2 था उसको पढ़ा था, ठीक है। और लेक्चर नंबर पहला जो पोषण का था उसमें प्रकाश संश्लेषण। ये दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर किसी व्यक्ति ने इन लेक्चर को नहीं पढ़ा है तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त कर अपने ज्ञान में वृद्धि करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के संबंध में किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम ये समझ लें कि आखिर मानव के पोषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो मानव स्वास्थ्य के लिए या मानव पोषण को बनाए रखने के लिए जो जरूरी है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, खनिज लवण, विटामिन। इसके अलावा कुछ अन्य जो खनिज लवण हैं, उसके अलावा जो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं जिसके अंतर्गत आपका आता है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये सारे तत्व भी आपके भोजन में होने चाहिए क्योंकि इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ऊर्जा मुख्य रूप से आपको ये 3 पदार्थ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसके अलावा जो अन्य के बारे में अभी हमने चर्चा की वो आपके शरीर को ऊर्जा नहीं देते, लेकिन शरीर की मेटाबॉलिज्म, शरीर की उपापचय क्रिया, शरीर की अंदर होने वाली कई जैविक क्रियाएं करने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो प्रोटीन के संबंध में हमारे क्या परीक्षा में प्रश्न होंगे उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन है क्या उस पर देखते हैं। तो प्रोटीन एक मुख्य रूप से जटिल नाइट्रोजन युक्त एक कार्बनिक यौगिक होता है। कैसा यौगिक है? कार्बनिक। तो प्रोटीन मुख्य रूप से जटिल और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है जो पेप्टोन्स बॉन्ड के आपस में एमिनो अम्ल से जुड़ी हुई श्रृंखला के रूप में आपको दिखाई देता है, ठीक है। यह मानव की क्रिया विधि को बनाए रखने के लिए, मानव में वृद्धि और विकास को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह शरीर के अंदर ऊतकों में वृद्धि करना, अंगों की संरचना का निर्माण करना और उनकी क्रिया विधि को बनाए रखना या उनमें आपस में नियमन विनियमन की क्रिया करना, इन सब चीज़ों के लिए जरूरी है। कुल मिला के प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक पदार्थ है जो हमारे शरीर के ऊतकों में वृद्धि करता है, शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, शरीर के अंदर एंजाइम्स, हार्मोन्स इसी प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ कौन होता है? तो वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में जरूर बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रोटीन के सोर्स देखें तो प्रोटीन के 2 प्रकार के सोर्स होते हैं। एक होता है पादप प्रोटीन और दूसरा होता है जंतु प्रोटीन, ठीक है। पादप प्रोटीन के अंतर्गत मुख्य रूप से हमको क्या है? मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंग दाल है या मूंगफली भी है। तो ये कुछ सोर्सेस जो हैं वो पादप सोर्स है यानी कि प्लांट से प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो एनिमल सोर्स है यानी कि जंतुओं से प्राप्त किए गए पदार्थों में हम देखें पनीर, दूध, फिर उसके बाद कुछ अंडे, मांस, मछली, ये सब एनिमल सोर्स हैं। अब आप सोचोगे कि पनीर और दूध एनिमल सोर्स कैसे हो गया? वो तो शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। तो यहाँ शाकाहारी मांसाहारी वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है जंतुओं से प्राप्त पदार्थ जो जंतु स्रोत कहलाते हैं और पादप से प्राप्त पदार्थ पादप स्रोत कहलाते हैं। और पादप से जो प्राप्त पदार्थ हैं वो हैं आपके मटर, सोयाबीन, चना, मूंगफली आदि, ठीक है। और उसके बाद जंतुओं से प्राप्त जो है दूध है, दूध से पनीर बनता है, दही बनता है। साथ ही साथ कुछ जानवर जो खाए जाते हैं जिससे शरीर के अंदर ऊर्जा की और प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है, जिसमें आपके मांस, मछली है, चिकन, मटन आदि जो सारी चीज़ें होती हैं वो, ठीक है। अब ये जो एमिनो अम्ल हैं ये मिल के प्रोटीन का निर्माण करते हैं और एमिनो अम्ल से भरपूर होने के कारण जो पशु प्रोटीन है यानी कि एनिमल सोर्स जो होता है प्रोटीन का वो सबसे अच्छा और उत्तम स्रोत माना जाता है क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में क्या पाए जाते हैं? एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए सबसे अच्छा एनिमल सोर्स कौन सा है और सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स क्या है, तो आप लिखाएंगे एनिमल सोर्स। पूछा जाए क्यों, तो आप बताएंगे उसके अंदर एमिनो एसिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है या अच्छी लेवल पर होती है।
अब एमिनो एसिड्स क्या है? एमिनो एसिड छोटे छोटे अणु होते हैं जो आपस में मिलकर एक प्रोटीन की श्रृंखला का या प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करते हैं। अब ये जो प्रोटीन है वो मुख्य रूप से 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसको दो भागों में तोड़ दिया जाता है। एक होता है आपका एसेंशियल, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब ये होता है कि आपका शरीर इस प्रकार की एमिनो एसिड्स का निर्माण स्वयं कर लेता है, इसको बाहर से डाइट के रूप में या भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती। और जो एसेंशियल हैं उनको शरीर खुद नहीं बना पाता, इसलिए बाहर से डाइट के रूप में या भोजन के रूप में लेना आवश्यक हो जाता है। कोशिका के अंतर्गत हमने राइबोसोम में पढ़ा था ना, राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसी प्रकार के एमिनो एसिड्स बनाता है जो हमारे शरीर में प्रोटीन के निर्माण में आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये तो सोर्स हुआ। इसके बाद अन्य सोर्स की अपन बात करेंगे तो भैया सोयाबीन, इससे संबंधित जो फैक्ट आप याद रखना, सोयाबीन पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, ये इधर छोड़ो, ये गलती से लिखा हुआ है, पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध है, अंडा है, मछली है, मांस है, इनमें पाए जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल से युक्त होता है। यानी कि आपके एनिमल सोर्स के अंदर जितने भी एमिनो एसिड्स से मिलकर प्रोटीन बन रही है वो अधिकांशतः ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संपूर्ण प्रोटीन सोर्स यानी कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कहा जाता है। एनिमल सोर्स अच्छे सोर्स होते हैं। सोयाबीन एकमात्र ऐसा गैर पशु यानी कि पादप से प्राप्त होने वाला एकमात्र ऐसा प्रोटीन सोर्स होता है जिसके अंतर्गत सभी एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। यानी कि आपका मूंगफली देख लो, आप दाल देख लो, मटर देख लो, जो उदाहरण देखते हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जिसके अंदर सभी एमिनो एसिड्स नहीं होंगे, लेकिन सोयाबीन एक ऐसा है जिसके अंदर सारे एमिनो एसिड्स होते हैं। इसलिए प्लांट सोर्स के अंतर्गत सोयाबीन सबसे अच्छा क्या माना जाता है? प्रोटीन सोर्स माना जाता है। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछ लेता है, ये आपको नोट कर लेना है। और ये ज़्यादातर चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि इनको मैं पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, अलग से समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो इनसे संबंधित अधिकांशतः फैक्चुअल चीज़ें बनती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कवर करने के लिए आपके लिए ये पीपीटी बनाई गई हैं, जिससे आप इनका स्क्रीनशॉट लें और इनको लिख लें, जिससे आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी रहे। ठीक है, फिर प्रोटीन के प्रकार, तो अभी मैंने बताया प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक होती है नॉन एसेंशियल, दूसरी होती है एसेंशियल, एमिनो एसिड से बनने वाली, है ना। नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, इसलिए बाहर से आवश्यकता नहीं होती। इनकी संख्या है 10, तो कुल संख्या 10 है। मनुष्य इनका निर्माण स्वयं कर लेता है। ठीक है, और एसेंशियल जो है इनकी संख्या भी 10 है। इनका निर्माण मनुष्य स्वयं नहीं कर पाता, यह भोजन के लिए भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से आपको 3.2 कितनी 3.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये जो लिखा है वो थोड़ा इंग्लिश फॉन्ट में लिखा था, बट कन्वर्ट ना होने के कारण थोड़ा फारसी में कन्वर्ट हो गया है। 3.2 किलो कैलोरी। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, और वो ये है कि जैसे आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इसके पहले लेक्चर में हमने इस पर चर्चा की थी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। कितनी एनर्जी मिल रही है? 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। और अगर 1 ग्राम आप प्रोटीन खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? प्रोटीन खा रहे हैं, तो आपके शरीर को 3.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। यानी कि यहाँ पे अपन देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है? इन दोनों में अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। आगे बढ़ते हैं तो अपने को 1 ग्राम वसा के खाने से भी कुछ एनर्जी बनेगी, और वो कितनी एनर्जी बनेगी? वो बनेगी 9.3 किलो कैलोरी। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो दे रहा है आपके शरीर को, तो वो वसा दे रहा है। लेकिन वसा जो आपके शरीर के लिए क्या है? वसा हानिकारक है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में वसा क्या है? नुकसानदायक होती है। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी दे रही है, कुछ मात्रा में हानिकारक है, इसलिए इसको रात को सोते समय नहीं खाना चाहिए। जैसे चावल आदि कोई भी जो हैवी फूड है वो नहीं खाना चाहिए। जंक फूड नहीं खाना चाहिए जो आपके शरीर को फैट बढ़ा देता है, आपके शरीर का फैट बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे आपने सुने होंगे जंक फूड और फास्ट फूड। फास्ट फूड यानी कि तुरंत खाने योग्य, जैसे आपने सुना होगा मैगी तुरंत बन जाती है। अरे भैया, मैगी फास्ट फूड नहीं है, मैगी जंक फूड है। फास्ट फूड में आते हैं आपके फ्रूट्स, तुरंत काटो खा जाओ। ठीक है, धो जरूर लेना, नहीं इतना आलस मत करना कि काटे खा गए, धो लेना बहुत जरूरी है।
पर्यावरण दूषित है, तो ऐसी स्थिति में बिना धोए खाओगे तो हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है शरीर पे, बैक्टीरिया आदि शरीर में जाएंगे तो उथल पुथल मचाएंगे शरीर में। तो ऐसी स्थिति में भोजन को फ्रूट को खाने के पहले उनको धो लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके शरीर के अंदर ऊर्जा देने वाले पदार्थ जिन्हें हम गुरु पोषक तत्व कहते हैं। तो वो उसके अंतर्गत प्राप्त होते हैं आपको एनर्जी। और वो किस से कितनी एनर्जी मिल रही है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के खाने से 4.3 और 1 ग्राम प्रोटीन के खाने से 3.2 और 1 ग्राम वसा के खाने से 9.3 सबसे ज़्यादा। लेकिन सबसे अच्छा सोर्स मानना है, अगर एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स पूछा जाए तो आपको कार्बोहाइड्रेट लगाना है, क्योंकि वो सबसे अच्छा सोर्स है। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला सोर्स पूछा जाए तो आपको लगा देना है वसा। प्रोटीन काय में आ रहा है, तो प्रोटीन दोनों के बीच में आ रहा है। प्रोटीन आपके शरीर के अंदर ऊतकों का निर्माण करता है, ऊतकों की वृद्धि, यानी कि जिम करते हैं ना, तो मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए, जिम बॉडी बनाने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। और सबसे अच्छा प्रोटीन क्या होता है, एनिमल सोर्स से प्राप्त किया गया प्रोटीन। और प्लांट सोर्स के अंदर सबसे अच्छा जो प्रोटीन सोर्स होता है वो है सोयाबीन। फिर इसके अलावा पनीर भी है, दूध भी है, और भी कई चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है आपके शरीर के अंदर ऊर्जा देने वाले पदार्थ। फिर उसके बाद प्रोटीन के कार्य, तो पौधों और जंतुओं में एंजाइम के रूप में, यानी कि आपके शरीर के अंदर, जैसे अपन आगे चल के पाचन की क्रिया पढ़ेंगे, तो पाचन की क्रिया एंजाइम के माध्यम से होती है। और एंजाइम्स जो हैं वो इसी प्रोटीन के बने हैं। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो एंजाइम्स का निर्माण नहीं होगा, और एंजाइम्स का निर्माण नहीं होगा तो आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, भोजन का पाचन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा तो आपके शरीर में और भी तकलीफ होगी। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। एंजाइम के साथ साथ हम देखें तो हार्मोन जो हैं वो भी प्रोटीन से बने हुए हैं, कि प्रोटीन से आपके एंजाइम्स भी बन रहे हैं, हार्मोन्स भी बन रहे हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन, जैसे एसटीएच हार्मोन, ऐसे तमाम हार्मोन हैं जो आपके शरीर के अंदर क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, वृद्धि विकास कर रहे हैं। और अगर ये प्रोटीन नहीं रहेगी तो प्रोटीन के अभाव में आपके शरीर की वृद्धि विकास ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है ऊतकों की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, इन सब चीज़ों के लिए प्रोटीन जरूरी है। इसलिए ऊर्जा कम दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन और भी तो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। ठीक है, आपके शरीर में बाल, मांसपेशियां और त्वचा आदि का मुख्य घटक होता है प्रोटीन। जैसे आपने देखा सर्दियाँ आती हैं तो अपन तेल लगाने लग जाते हैं, क्रीम लगाने लग जाते हैं, सरसों का तेल हुआ या नारियल का तेल हुआ, मॉइस्चराइजर हुआ, ये सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो वसा है, ठीक है, वसा या अपन जो कहें त्वचा, वसा नहीं त्वचा जो है, त्वचा के अंतर्गत ये प्रोटीन, वसा आदि सब चीज़ों की मात्रा बरकरार होनी चाहिए। अगर इनकी कमी होती है तो इनकी कमी को दूर करने के लिए आप अलग से केमिस्ट से जो भी पदार्थ है वो खरीद के लाए, तेल, क्रीम, आइसक्रीम वगैरह, जो भी आइसक्रीम नहीं, तेल और क्रीम, तो ये क्या है कि आपके शरीर के अंदर इस प्रोटीन वसा की कमी को पूरा करता है, फिर जिससे क्या है कि आपके शरीर का रूखापन दूर होता है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि आप इन सब चीज़ों को डाइट के रूप में अपने अंदर मौजूद रखें, जिससे कि आपके शरीर के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता जो है अंदरूनी रूप से पूरी हो जाए। ठीक है, आपने सुना भी होगा चेहरे पर ग्लो सबसे अच्छा कब आता है, कब आता है चेहरे पर सबसे अच्छा ग्लो? फेशियल करवाने के बाद नहीं, सबसे ज़्यादा अच्छा ग्लो आप रेगुलर अगर फ्रूट्स खाएंगे तो आपके चेहरे पर ग्लो बना रहेगा। चेहरे पर ग्लो या शरीर की तंदुरुस्ती के लिए फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। और रसीले फल या मौसम के आधार पर आने वाले जो फल हैं वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो बाल का झड़ना, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, त्वचा का कमज़ोर होना, ये सब चीज़ें क्या है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि की कमी से होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके प्रोटीन जो हैं वो इन सब चीज़ों के मुख्य घटक के रूप में है। और प्रोटीन की अगर कमी नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें स्वस्थ और तंदुरुस्त बनी रहेंगी। कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होने पर शरीर में त्वरित ऊर्जा का निर्माण करने में भी जरूरी है। ठीक, शरीर को एकदम इंस्टेंट एनर्जी जो मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है, और यदि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन से एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर ये संचित ऊर्जा के रूप में भी काम करता है, स्टोर एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा, जैसे मान के चलो हमने नवरात्रि का फास्ट रखा, 9 दिन कुछ खा ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर को ऊर्जा जो चाहिए वो कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लाइकोजन है वहाँ से मिलेगी। अगर वो भी खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन से मिलेगी, वो भी खत्म हो जाएगा तो फैट से मिलेगी, और वो भी खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे। देखा होगा आपने, इतिहास में पढ़ा होगा, जतिन दास
भूख हड़ताल के दौरान उनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और कई वीर योद्धा क्रांतिकारी भारत की स्वतंत्रता के दौरान जब जेल में बंद थे तो अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने क्या किया, आवाज उठाई और जेल में ही भूख हड़ताल किया, क्योंकि उनको स्वच्छ और स्वस्थ भोजन नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। और भूख हड़ताल के दौरान लगभग 62-65 दिन की भूख हड़ताल के दौरान जतिन दास की मृत्यु हो गई, वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि आप इसको बायोलॉजी से कनेक्ट करके देखेंगे तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा जो है वो कहाँ से प्राप्त हो रही? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से। जब भोजन के रूप में आप ये चीज ग्रहण करते हैं उससे शरीर ऊर्जा बनाती है पाचन की क्रिया के दौरान। और जब आप भोजन ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, जैसे भूख हड़ताल, अनशन पे बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बाहर से डाइट के रूप में कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आपका शरीर ऊर्जा अपने शरीर के अंदर मौजूद इन पदार्थों से बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से। तो ये आपके शरीर को क्या दे रहे हैं? ऊर्जा दे रहे हैं, शरीर को तंदुरुस्ती, मजबूती दे रहे हैं। अन्य कार्यों में देखें तो ये उपापचय के लिए, यानी कि आपके शरीर की जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है उनके लिए आवश्यक है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, वसा है और अन्य पदार्थ है, उनके परिवहन में भी ये जरूरी कार्य करता है, यानी आवश्यक भूमिका निभाता है। प्रोटीन, शारीरिक वृद्धि, ये बहुत जरूरी है। जिम जाने वाले इस चीज को तो बहुत अच्छे से नोट कर लें कि शारीरिक ग्रोथ, मसल्स ग्रोथ, बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, पोषक पदार्थ के रूप में अति महत्वपूर्ण है। ये कोशिकाओं, प्रोटोप्लाज्म और ऊतकों के संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर के लिए भी आवश्यक है। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट छांट के लेके आया हूँ आपके लिए, आपको इसको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, ये आनुवांशिक लक्षणों के विकास तथा आनुवांशिक क्रियाकलापों के नियंत्रण के लिए भी सहायक होते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मैंने भी पढ़ाया था आपको, सेल वाले चैप्टर में देख लेना। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कैसे बने? प्रोटीन से ही बने हैं। आपने देखा होगा डीएनए, डीएनए मैंने बताया था हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। डीएनए कैसे बनता है? हिस्टोन प्रोटीन से। गुणसूत्र जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनते हैं। और गुणसूत्र जो है वो आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कि आपके आनुवंशिक क्रियाकलापों के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। तो प्रोटीन हर स्तर पर जरूरी, बेसिक नीड है आपके शरीर की, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है वसा, और इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में हम अन्य चीजों को पढ़ेंगे। वसा मनुष्य के शरीर में ऊर्जा को प्रदान करती है, यानी कि आपके शरीर के लिए ऊर्जा बनाने का काम वसा भी कर रही है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था कि आपके शरीर को ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा वसा से ही प्राप्त हो रही है, यानी कि 1 ग्राम फैट खा लोगे आप तो आपको 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला सोर्स तो वसा है। लेकिन सबसे अच्छा सोर्स पूछा जाए तो आपको सबसे अच्छा ऊर्जा देने वाला सोर्स पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट लगाना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से आपके शरीर के अंदर हानिकारक प्रभाव नहीं बनता बल्कि वसा से बनता है। तो वसा जरूरी है लेकिन आवश्यकता से ज्यादा नहीं। रात को सोते समय नहीं, खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं तो शरीर में हानिकारक प्रभाव बनते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लेना चाहिए, उससे क्या है आपका भोजन पच जाता है और आपके शरीर के अंदर हानिकारक जो प्रभाव है वो नहीं उत्पन्न होते। लेकिन आप खाना खा के नहीं टहलते हैं, बैठ जाते हैं या सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा और ये कहीं ना कहीं आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो खाना खाने के बाद आपको अक्सर क्या है कि थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट टहल लो। क्या जा रहा है? मोबाइल चला लो, मोबाइल चलाते चलाते टहल लो, लेकिन जरूरी है टहलना। सब लोग टहलते हैं, मैं भी टहलता हूँ। इस प्रकार प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट, अगला फैक्ट क्या है कि प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रति ग्राम वसा और प्रति ग्राम प्रोटीन के दहन से यानी कि ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो वसा से प्राप्त हो रही है। यानी कि 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट खा लो, 1 ग्राम आप वसा खा लो और 1 ग्राम आप प्रोटीन खा लो, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो आप मिल रही है वो वसा से मिल रही है। परंतु अत्यधिक वसा मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक भी होती है। इस चीज को याद रखना, मानव स्वास्थ्य के लिए ये वसा आवश्यकता से अधिक हानिकारक भी है। इसलिए सबसे अच्छा सोर्स पूछा जाए तो अच्छा सोर्स कार्बोहाइड्रेट है। अधिक एनर्जी देने वाला सोर्स पूछा जाए तो जरूर आप कार्बोहाइड्रेट न लगा के वसा लगाएं, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी दे रहा है वसा, लेकिन अच्छी एनर्जी दे रहा है तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
वसा के स्रोत, तो वसा के स्रोत भी वही हैं, जंतु और पादप। तो जंतु स्रोत के रूप में आपका है दूध है, पनीर है, अंडा है, मांस है, मछली है। और वनस्पति स्रोत के रूप में आप देख लोगे तो वनस्पति स्रोत के रूप में वनस्पति तेल है आदि, जो भी चावल वगैरह जो भी है वो भी आपके फैट के सोर्स के रूप में जाने जाते हैं। त्वचा, वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोक देती है। भैया ये जितने भी मोटे मोटे लोग हैं इस चीज को अंडरलाइन कर लें और लिख लें। क्या है कि जब व्यक्ति मोटा होता है तो मोटा होने से उसकी चर्बी बढ़ जाती है, और चर्बी यानी कि त्वचा के नीचे की जो लेयर है वहां पर ये वसा इकट्ठी हो जाती है, उसको अपन चर्बी बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वसा इकट्ठी हो जाती है त्वचा के नीचे तो शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, और जब शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकलेगी तो शरीर के अंदर बनी रहेगी, और शरीर के अंदर बनी रहेगी तो ऐसे लोगों को गर्मी ज़्यादा लगेगी। गर्मियों के मौसम में इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, और सर्दी के मौसम में चूंकि अंदर गर्मी है तो ऐसी स्थिति में उनको सर्दी नहीं लगती है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर पतले दुबले और मोटे व्यक्ति दोनों आपस में हैं तो ऐसी स्थिति में गर्मी में वो कूलर चालू करेगा, एसी चालू करेगा। तो ऐसी स्थिति में सर्दी में थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होगी, सर्दी में वो थोड़े थोड़े कम पे पंखा चालू कर लेगा मोटा व्यक्ति, और पतला व्यक्ति बोलेगा यार ठंड लग रही है बंद कर दो। तो ठंड क्यों लग रही? क्योंकि उसके अंदर चर्बी जमा नहीं है, फैट जमा नहीं, और मोटे के अंदर जमा है, इसलिए उसको क्या लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठंड कम लग रही है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसी अम्ल फैटी एसिड का संश्लेषण नहीं करती, इसलिए हमको क्या है भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। जंतु और पादप ये होते भी दो प्रकार के हैं जिनका सोर्स भी यही है, ठीक है। तो जो जंतु वसा है वो मुख्य रूप से ये वास्तव में क्या है, संतृप्त वसा के प्रकार होते हैं तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इनके मुख्य स्रोत है दूध है, मक्खन है, अंडा है, मांस है, पनीर है, मछली है। ये सारे के सारे क्या है, जंतु सोर्स हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, फैट प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। वनस्पति सोर्स के रूप में देखें तो ये ट्रांस संतृप्त होते हैं। इनका मुख्य स्रोत जो है वो है मूंगफली है, अखरोट है, नारियल है, बादाम है, सरसों है, तेल। ये मुख्य रूप से तेल के रूप में आता है ना, इनसे सबसे तेल प्राप्त होता है, ठीक है। सूरजमुखी वगैरह वगैरह ये सारे के सारे कैसे सोर्स हैं, वनस्पति सोर्स हैं जो तेल के रूप में प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट एपिसोड, फिर ये लेक्चर खत्म। वसा के कार्य, तो यह ऊर्जा के संचित के स्रोत के रूप में कार्य करता है, और ये हम पढ़ चुके हैं, समझा चुके हैं, याद कर लेना है आपको, ठीक है। ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर को प्रतिरोधक परत के रूप में उपलब्ध करा देता है, यानी कि टेम्परेचर को लॉक कर देता है। यह आघात प्रतिरोधक परत के रूप में जमा होकर जीवों के विभिन्न अंगों का बचाव करता है, यानी कि बाहर से जीवों के आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है। तो कुल मिला के ये वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो थे वो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, जो 2 लेक्चर में कंप्लीट किए गए थे, और इसके सबसे पहले लेक्चर में हमने प्रकाश संश्लेषण को पढ़ा। तो कुल मिला के 3 लेक्चर हो गए। अगले लेक्चर में हम विटामिन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिनरल्स आदि, और उसके बाद पोषण वाला टॉपिक खत्म। आज फिलहाल इतना ही, इसके बाद दोबारा मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। और अभी भी किसी ने लेक्चर को, इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इस प्रकार के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे रेगुलर आपको अच्छे स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। चलिए मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।